अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द स्पेक्ट्रल सीरीज प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बेटा ये हमारे पास सीरीज होती हैं। एक सीरीज़ है लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्टन सीरीज़ एंड ब्रैकेट सीरीज़। बेटा ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमें शो हो रही होती हैं उसके डिफरेंट क्या होते हैं, रीजन्स होते हैं। तो हमारे पास जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम यूज़ करते हैं एटॉमिक फॉर्म में, तो इसमें से हम रेडिएशंस पास आउट करते हैं लोअर प्रेशर पे। तो यहाँ से ब्लूइश लाइट जो है वो जाती है, जो डिफरेंट वेवलेंथ पर मुश्तमिल होती है, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस पर। और ये स्पेक्ट्रल लाइन डिफरेंट रीजन्स में फॉल करते हैं, यूवी रीजन में और विजिबल और आईआर में। जो मैंने कल बताया था कि स्पेक्ट्रम जो है वो हमारे पास यूवी रीजन वाला भी होता है, आईआर वाला भी होता है, इंफ्रारेड विजिबल भी होता है। तो लाइमन सीरीज़ यूवी रीजन में फॉल करती है, बाल्मर सीरीज़ विजिबल में होती है, पास्टन आईआर में होती है, ब्रैकेट भी आईआर में, और फंड सीरीज़ जो है वो आईआर रीजन में होती है। तो ये 5 रीजन्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन का जो हमारे पास वेवलेंथ्स है वो फॉल करती हैं। ये टेबल बेटा आप लोगों ने नहीं करना। ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे आता है बेटा, आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तब वो इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है। तो बेटा जब हम किसी भी हाइड्रोजन गैस को हीट अप करते हैं इन द डिस्चार्ज ट्यूब, तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल टू हायर ऑर्बिटल। जब बेटा वो लोअर से हायर ऑर्बिट पे जाते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो हायर से लोअर पे आते हैं तो उतनी अमाउंट रिलीज़ करते हैं। तो बेटा जो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब या अमिट कर रहे हैं उसकी बेस पर हमारे पास क्या आता है, स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मैं बेटा रिपीट कर रही हूँ, जब हम किसी भी हाइड्रोजन एटम को हीट अप करते हैं तो उस सूरत में जो आटोमोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर टू हायर ऑर्बिट जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब बेटा हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी को अमिट करता है, और उस दौरान हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आता है, उस स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए बेटा हमारे पास जो और ये डिफरेंट रीजन्स दिखाए हैं जिसमें लाइमन सीरीज़ है, बाल्मर है, पास्टन है। इसका क्या रिलेशन होता है, इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल बाय बोहर थ्योरी। बेटा इसके अकॉर्डिंग जो हमने एनर्जी के लास्ट टाइम डेरिवेशन की थी उसके मुताबिक एनर्जी किसकी इक्वल थी, Z(A)² E/m/8 N² और A²। बेटा हमारे पास अगर हम कंसीडर कर लें एक ऑर्बिट जो है वो हायर ऑर्बिटल है और एक लोअर है। लोअर ऑर्बिटल को N1 का नाम दिया और हायर ऑर्बिटल को हमने N2 का नाम दिया। तो बेटा वही जो एनर्जी की वैल्यू हमने कल ड्राइव की थी उसमें एनर्जी E1 आ जाएगी फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट। तो हमारे पास क्या आएगा, Z² E/m, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है, A² भी। लेकिन E1 जो है वो किस ऑर्बिट के लिए, N1 के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, N1। इस तरह से बेटा E2 किसके लिए, N2 के लिए। तो बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेगी, लेकिन N1 की जगह क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा। तो बेटा डेल ई किसकी इक्वल हो जाएगा, E2 माइनस E1। हायर एनर्जी को हम लोअर एनर्जी से क्या कर देंगे, माइनस। तो बेटा ये आपके पास E2 आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, E1। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। Z² E/m, Z² E/m, 8 A², 8 A²। ये दोनों में क्या है, कॉमन, हमने कॉमन निकाल लिया। पीछे हमारे पास बेटा बचेगा, पीछे बेटा हमारे पास बचेगा 1/N2² एंड प्लस 1/N1², और ये माइनस। तो हमने सिंपल क्या करना है, प्लस वाली को पहले लिख लिया 1/N1² को, और माइनस वाली को बाद में लिख लिया, यानी 1/N² माइनस 1/N2²। बेटा Z की वैल्यू 1 होती है, E की वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10⁻19। मास की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31। 8 कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.84 इंटू 10⁻12। एज की वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10⁻35। 4 बेटा ये तमाम वैल्यूज़ को पुट किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये एनर्जी चेंज आ गया। हमने बेटा क्या कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी। तो आपने प्लांक्स कांस्टेंट थ्योरी तो पढ़ी थी, डेल ई इज़ इक्वल टू एच वी, तो डेल ई की जगह हमने एच वी लगा दिया। वी फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो स्केयर है तो क्यूब में कन्वर्ट हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ये सारे कांस्टेंट है
और v जो है फ्रिक्वेंसी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इक्वल होती है c इंटू वी बार के। v इज़ इक्वल टू c इंटू वी बार इज़ द वेव नंबर। तो हमने फ्रिक्वेंसी की जगह क्या पुट कर दिया, c v बार। हमने वेव नंबर कैलकुलेट करना है, स्पीड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड। ये तमाम वैल्यूज़ क्या हैं, कांस्टेंट। हमने तमाम कांस्टेंट, c क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट 3 इंटू 10⁻10 होती है, 3 इंटू 10⁻10 इंटू 3 इंटू 10⁻8 होती है हमारे पास स्पीड। ये हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास ये कांस्टेंट की वैल्यू आगे इसे कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रेडबर्ग कांस्टेंट। उसके बाद बेटा हमारे पास जो लाइमन सीरीज़ होती है उसमें फर्स्ट लाइन हमेशा लोअर ऑर्बिटर n1 से शुरू होनी है, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। ये बात याद रखिएगा, लाइमन सीरीज़ हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, यानी n हमेशा लोअर ऑर्बिटर हमेशा 1 से वो 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है और इन्फिनिट तक भी जा सकता है। तो ये हम जब हमने इसको कैलकुलेट करना है तो n1 हमेशा 1 ही रहेगा, लेकिन n2 की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और इन्फिनिट भी। बाल्मर सीरीज़ के लिए बेटा हमेशा जो फर्स्ट लाइन है लोअर ऑर्बिटर हमेशा 2 से स्टार्ट होगा, 2 से वो 3 पे भी जाएगा, 4 पे भी और 5 पे भी। इस तरह से बेटा पास्टन के लिए n हमेशा क्या होता है, 3 होता है, और फंड के लिए 4 होता है, और इस तरह से सो ऑन 5। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखें लाइमन सीरीज है, इसकी ऑर्बिट नंबर लोअर नंबर 1, इसके बाद बाल्मर के लिए 2, पास्टन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और फंड के लिए 5 होता है, और हायर ऑर्बिटल से और लेवल पे होंगे। तो हमारे पास 5 सीरीज़ होती हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट एंड फन। तो 1 2 3 4 एंड 5 के राउंड अबाउट इसके लोअर ऑर्बिटल्स होते हैं। उसके ऊपर बेटा डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन। और इसमें बेटा जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज जीमन और द स्टार्क इफेक्ट। बेटा हमारे पास जो बोहर एटॉमिक मॉडल था उसने सिर्फ Z1 की बात किया, यानी हाइड्रोजन एटम की। इसके अलावा हमारे पास कई ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके ऊपर इसने ब्रीफ नहीं किया। उसके बाद इसने कहा कि जब हम किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन को मुतासिर करते हैं तो एक से ज़्यादा लाइन्स पर मुश्तमिल होता है, जिसको इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। मतलब कि हम जब स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं सीरीज़ बाल्मर भी है, पास्टन भी है, तो उसमें एक लाइन से ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन इसने मल्टीपल लाइन्स को जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया था। मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। उसके बाद बेटा इसने सिर्फ हमारे पास 1 डायमेंशन सिस्टम को रिस्पॉन्स किया था, इसने 3 डायमेंशन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस में रोटेशन को एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद बेटा इसने जीमन इफेक्ट, यानी उसने कहा कि जब किसी भी एटम को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्स करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में हर स्पेक्ट्रम फर्दर स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड होता है, और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, जीमन इफेक्ट। लेकिन जब बेटा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो फिर उस टाइम जो स्पेक्ट्रम आता है वो कौन सा इफेक्ट कहलाता है, स्टार्क इफेक्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्स देखेंगे तो जीमन, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे तो स्टार्क इफेक्ट। इन तमाम डिफेक्ट्स को देखते हुए समरफील्ड एक साइंटिस्ट आया था, उसने कहा कि इसका ऑर्बिट सर्कुलर नहीं होता बल्कि क्या होता है, एलिप्टिकल फॉर्म में होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ सेंटर से स्टार्ट हो गई उसी पॉइंट पर ख़त्म होती है। बेटा इसके डिफेक्ट्स जो पॉइंट नंबर 4 तक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जीमन एंड स्टार्क शॉर्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ऑफ द वेव नंबर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से कोई ख़ास शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता। कंटिन्यूस एंड लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।